दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे खूबसूरत चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एक बार फिर से कुछ केंद्रीय बजट लाए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बजट में उन्हीं पॉइंट को रखा गया है जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देखते हैं ब्रिटिश भारत में पहला बजट किसने पेश किया था। तो ब्रिटिश भारत में पहला बजट जो पेश किया था, यानी अंग्रेज़ों के समय से जो पेश किया गया था, तो वो आपका जेम्स विल्सन थे। कौन थे? जेम्स विल्सन थे। अगर यहाँ पे बजट की बात करते हैं तो बजट अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है। वही बात करते हैं कि ब्रिटिश भारत में पहला बजट तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और कब किया था? तो 1860 में किया था। स्वतंत्र भारत में फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत जब हुआ था तब उस टाइम फर्स्ट जो वित्त मंत्री थे तो स्वर्णमुखम शेट्टी थे। कौन थे? स्वर्णमुखम शेट्टी थे, जो कि 1947 में उन्होंने पहला बजट पेश किया। तो भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत में फर्स्ट बजट किसने पेश किया? तो आपके स्वर्णमुखी शेट्टी ने पेश किया। वही बात करते हैं कि जब गणतंत्र भारत में पूछा जाए, यानी जब स्वतंत्र भारत में पूछा जाएगा तो आपका स्वर्णमुखम शेट्टी जी होंगे। और जब गणतंत्र भारत में पूछा जाएगा तो जॉन मैथाई द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जॉन मैथाई द्वारा ये केंद्रीय बजट पेश किया गया। और कब किया गया? तो 1950 में। कब किया गया? 1950 में। अगर देखा जाए किस जो बजट है वो सर्वाधिक बार किसने पेश किया, तो सर्वाधिक बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने। लगभग कितनी बार? 10 बार। जो मोरारजी देसाई हैं वो लगभग 10 बार बजट पेश किया, यानी सर्वाधिक बजट पेश किया। वही अगर बात करते हैं कि पहली महिला जो बजट पेश किया तो वो जो आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अगर पूछा जाए कि पहली पूर्णकालिक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश करने वाली महिला, तो वो होंगी आपका निर्मला सीतारमण। कौन होंगी? निर्मला सीतारमण, जो कि 5 बार बजट को पेश किया। कितनी बार बजट को पेश किया? 5 बार। और वो आपकी पहली पूर्णकालिक सर्वाधिक बार बजट पेश किया। यह बजट अमृतकाल का पहला बजट है, यानी जो निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया है, यह जो है बजट का अमृतकाल का पहला बजट था, जो कि ये 5 बार जो है बजट पेश किया। अमृतकाल की अवधि कितनी होती है? यानी अमृतकाल की अवधि जो कितनी होती है वो 25 वर्ष होती है। यानी अगर बात करते हैं कि 2022 में इन्होंने किया तो अगले साल यानी 2047 में जो है ये आपका अमृतकाल बजट आएगा। बात करते हैं कि बजट की कुल राशि कितनी थी, यानी जो बजट की कुल राशि कितनी थी, तो 45.03 लाख करोड़ रुपए थी। यानी कुल अगर राशि की बात करते हैं बजट की तो ये 45.03 लाख करोड़ रुपए थी। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहकर ही बजट पेश किया, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं और इंदिरा गांधी हैं और यहाँ पे राजीव गांधी हैं, जो प्रधानमंत्री के पद पर रह करके भी वो उन्होंने बजट पेश किया। अब बात करते हैं कुछ बजट की प्राथमिकता की कि कितनी है। तो बजट की प्राथमिकता है आपकी 7 प्रकार की। कितनी हैं? 7 प्रकार की। पहली अगर बात करें तो समावेशी है, फिर उसके बाद क्या है? अंतिम छोर और व्यक्ति है तक पहुँचना, और तीसरी है अवसंरचना एवं निवेश है, और चौथा है आपका क्षमता, और 5वां है हरित विकास, और छठा आपका है युवा शक्ति, और 7वां है आपका वित्तीय क्षेत्र यानी आर्थिक क्षेत्र। अगर बात करते हैं कि इस वित्तीय क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में ग्रोथ कितना हुआ, तो 7% अनुमान लगाता है कि इसका जो है जो ग्रोथ आपका वो है वृद्धि है, तो कितने परसेंट हुआ? तो आपका 7% हुआ। अगर बात करते हैं वही 2023 से 24 में कितने परसेंट होगा, तो वो आपका कितना परसेंट होगा? 6.5% होगा। बात करते हैं कि जैसे कि कोविड-19 के समय 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 28 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न रहा। ठीक है। अब यह पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 वर्ष बढ़कर 2023 तक कर दिया गया। यानी कोविड-19 के दौरान उन्होंने जो सीतारमण ने पेश किया था कि उन्होंने कहा था कि अब जो है हमने क्या किया कि कोविड-19 के समय जो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो 28 महीने तक क्या किया था, यानी मुफ्त राशन रखा था। लेकिन अब जो है यह
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, यानी अब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इन्होंने क्या हुआ कि 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 कर दिया गया, यानी 1 जनवरी 2023 से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। बात करते हैं उसमें 2014 यानी 2014 तक, अब तक 2014 तक जो अब तक क्या हुआ, वृद्धि हुई, यानी वृद्धि हुई तो क्या हुआ, तो प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करते हैं 2014 के बाद अगर बात करते हैं तो कितनी हो गई, 1.97 लाख हो चुकी है। यानी अगर 2014 के बाद अगर बात करते हैं हम, जब से जो है मोदी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से अगर बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय की इनकम जो है जो क्या हो गया है कि 1.97 लाख हो चुकी है। वही अगर अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पे करते हैं तो क्या होता है कि पहले अगर 2014 की बात, 2014 से पहले अगर हम बात करते हैं तो वो 10वें नंबर पर थी, लेकिन अब ये जो है घट के कितने, वो बढ़ के कितने हो गए, यानी 5वें नंबर पे आ गई। यानी भारत के, यानी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी 5वें स्थान पे आ गई है, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। यानी अर्थव्यवस्था में अगर बात करेंगे भारत की तो सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, जो कि ब्रिटेन को छोड़कर। बात करते हैं कुछ योजना की, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन की योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक। वही उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो 1 मई से लेकर 2016 से लेकर शुरुआत हुई, और कहाँ पर हुई, तो बलिया में यानी यूपी के बलिया में कौन सा, एलपीजी कनेक्शन हुई। पीएम जनधन योजना इसकी शुरुआत कब हुई, तो 28 अगस्त 2014 में। हेलो दोस्तों, अब बात करेंगे कुछ जो बजट की प्राथमिकता के बारे में थी, तो उसमें हम बात करेंगे कि जो समावेशी विकास जो था, प्रथम समावेशी विकास था, तो उसमें क्या क्या किया गया था। उसमें आपका एग्रीकल्चर और हेल्थ और प्लस एजुकेशन, ये 3 चीज़ों का समावेशन था। और बात करेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या था, तो उसमें था आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध का कार्यक्रम। जो आपका उसमें बजट में जो प्राथमिकताएं थी, उसमें जो समावेशी विकास में था, उसमें दूसरे पॉइंट पे जो है तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध और कार्यक्रम पर था। उसमें कितना खर्च किया था सरकार ने तो 2200 करोड़ रुपए। कितने, 2200 करोड़ रुपए में। जो कि जो बागवानी के बारे में जो बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रखा था, जैसे आपके सब्जी बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो एग्रीकल्चर में आपको बात करते हैं तो आपका ऐसे सब्जी का फसल का उत्पादन करना, फूलों का उत्पादन करना, और भी जितने भी फसल हैं वो सभी एग्रीकल्चर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या था, मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र, यानी मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र, यानी श्री अन्न योजना का, ये श्री अन्न योजना सुचारू रूप से किया गया। जैसे कि जो मिलेट वर्ष है, तो उसको मिलेट वर्ष किस वर्ष में मनाया जाता है, तो जो आपका मिलेट मीन्स होता है कि मोटा, जैसे आप बोल लीजिए कि उसको मोटा दाना भी कह लीजिए, जैसे कि आपका बाजरा है और मक्का है, ज्वार है, रागी है, शामा है, ये किस में आते हैं, ये मोटे चारा में आते हैं, यानी मोटा दाना में आते हैं। तो उसका अगर वर्ष देख लिया जाए तो कहाँ है, 2023 में है। अगर 2023 को माना गया है। अगर वही बात करते हैं कि जो उसका जो अनुसंधान कहाँ पे रहे, तो केंद्र कहाँ खोला गया है, तो वहाँ पे जो अनुसंधान केंद्र है यानी मिलेट्स का, तो वो आपका हैदराबाद में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, हैदराबाद में। अगर बात करते हैं कि मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो आपका भारत है। फर्स्ट नंबर पर अगर बात करते हैं तो आपका भारत है। और अगर सेकंड नंबर पर बात करते हैं यानी निर्यात में, अगर जो उत्पादन में अगर बात करेंगे तो भारत फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन अगर वही निर्यात में बात करेंगे तो वो आपका सेकंड पे है। निर्यात में जो भारत कौन नंबर पे है, तो सेकंड पे है। अब बात करेंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण कर दिया गया, यानी जो लोन के लिए जो है, यानी कृषि ऋण के लिए कितना रुपया दिया गया, तो 20 लाख कर दिया गया। अब बात करते हैं कृषि में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो कृषि में जैसे फसल है आपका, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य पालन है। यानी आप अगर कृषि से संबंधित अगर लोन ले रहे हैं तो उसमें इतनी चीज़ें आती हैं, जैसे फसल है, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य पालन का विकास करने के लिए जो ऋण के लिए किया गया है। अब बात करते हैं कुछ ऊपरी भद्र योजना। इसमें क्या होता है कि जो कर्नाटक में सूखा से मुक्ति के लिए है, तो उसमें कितने पैसे सरकार ने देने के लिए घोषणा की है, तो वो आपका 5300 करोड़ रुपए देने की, यानी सहायता करने की घोषणा की है। वही अगर बात करते हैं
भारत श्री योजना जो होती है वो क्या है, तो उसमें क्या होता है कि 1 लाख जो प्राचीन पुरालेख हैं उसको डिजिटलीकरण करना है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो ये योजना है भारत श्री, इसमें क्या होता है कि जो है जो पुराने अभिलेख हैं उनको क्या है नए सिरे से जो है डिजिटलीकरण करना, ताकि जो है ये प्राचीनों साल में जो है उसको देखा जा सके। ठीक है। और अगर बात करेंगे कि 47.8 करोड़ जो कि पीएम जनधन खाता खोलेंगे। अगर खाता खोलने की बात करते हैं तो जो पीएम जनधन खाता स्टार्ट हुआ था तो कितने खुल गए हैं टोटल, 47.8 करोड़ खाता खोले गए हैं। वही अगर बात करते हैं एलपीजी कनेक्शन के बारे में कि कितने एलपीजी कनेक्शन किए हैं, तो 9.6 करोड़ जो है एलपीजी कुल कनेक्शन जो है 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन किए गए हैं। अब बात करेंगे कि योजना में दिया गया पैसा, यानी कि योजना में कितना पैसा किस क्षेत्र में दिया गया है। तो पीएम आवास योजना में क्या है 7900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बात करेंगे कि पिछली बजट में सबसे ज़्यादा रुपए देने वाली कौन सी योजना है, तो पीएम आवास योजना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है सरकार ने बजट रुपए देने की घोषणा की है, यानी 7900 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वही बात करते हैं हरित हाइड्रोजन मिशन। इसमें क्या होता है, हरित हाइड्रोजन मिशन में इसमें क्या होती है, आपकी हरित कृषि आ जाएगी और हरित उद्योग आ जाएगा, इसमें होता है ये। और जो आपका ये है ग्रीन गैस प्रभाव है, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो इसमें करने के लिए इसको कितना रुपया दिया गया है, तो 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। अब बात करेंगे मत्स्य पालन के लिए कितना रुपया दिया गया है, तो 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वही अगर बात करते हैं एकलव्य विद्यालय में कितने करने के लिए कितना रुपए दिए गए हैं, तो 594 करोड़ रुपए एकलव्य विद्यालय के लिए खोलने के लिए दिए गए हैं रुपए इतने। अब बात करेंगे जल जीवन मिशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो गया है कि 70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं किसमें, जल जीवन मिशन में। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए कितना रुपए दिए गए हैं, तो 5172 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए दिए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ मंत्रालय आवंटन में कि जो मंत्रालय में कितना पैसा दिया गया है किस क्षेत्र में। जैसे कि बात करते हैं कि रक्षा के लिए, तो रक्षा के लिए कितना परसेंट दिया गया है, तो 5.94 लाख करोड़ रुपए वो किसके लिए दिया गया है, तो रक्षा के लिए दिया गया है। अगर वही बात करते हैं कि सड़क परिवहन के लिए कितना पैसा दिया गया है, तो 70 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं सड़क परिवहन के लिए। वही रेल मंत्रालय के लिए बात करते हैं तो 2.41 लाख करोड़ रुपए जो है रेल मंत्रालय के लिए दिए गए हैं। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितना पैसा खर्च करने को कहा है, तो 1.60 लाख करोड़ रुपए किसमें खर्च करने के लिए कहा है, तो ये आपका ग्रामीण विकास के लिए। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका री एग्जाम यानी वीडियो का री एग्जाम जो हो रहा है, तो उसमें जो है ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ग्रामीण से संबंधित है। वही अगर ये भी डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा उस वीडियो के लिए, क्योंकि कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कितना परसेंट देने को बोला है, तो ये 1.25 लाख करोड़ रुपए देने को बोला है, यानी कृषि एवं किसान कल्याण के लिए। शिक्षा क्षेत्र में कितना बोला गया है, तो शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने अपने पूरे जीडीपी का 2.9% देने को कहा गया है, यानी देने को कहा गया है। वही अगर मैग्रोव विकास के लिए, मैग्रोव को बात बता दें कि मैग्रोव चीज़ क्या होता है, तो मैग्रोव में क्या होती है, जहाँ पे दलदली भूमि होती हैं उसके विकास करने के लिए मिष्टी योजना किया गया है। कौन सी योजना किया गया है, मिष्टी योजना, यानी मैग्रोव वन हो या कुछ भी हो तो उसके विकास करने के लिए क्या है, मिष्टी योजना प्रयोग किया गया। अच्छा, आप बात करते हैं कि रुपए आता कहाँ से, यानी जो इस सरकार में रुपए आता कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आपका सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आता है, तो उधार से आता है। कहाँ से आता है, उधार से आता है। और अगर ये जो है रुपए सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है, तो ब्याज अदायगी में। कहाँ पे आता है, ब्याज अदायगी में आता है। यानी अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा उधार से आता है, यानी 34%। यानी मान लीजिए कि अगर आपके पास 100% रुपए हैं तो इसमें 34% कहाँ से आए हैं, यानी उधारी से आए हैं। और उसके बाद कहाँ से आता है, जीएसटी से कितना आता है, 17%। कितना आता है आपका, 17%। वही अगर निगम कर की बात करते हैं तो उसमें 15% आता है। और अगर पर्सनल इनकम से बात करते हैं तो कितना आता है, 15% आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो उधार से आता है। उसके बाद जीएसटी से 17% आता है। उसके बाद फिर निगम कर से यानी 15% आता है। अगर पर्सनल इनकम की बात करते हैं तो वहाँ से भी जो है 15% आता है।
अगर बात करते हैं कि ये चुकाती कहाँ से, मतलब सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्ट पेमेंट में, यानी अगर भारत जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा पे करता है तो वो इंटरेस्ट पेमेंट में, यानी ब्याज अदायगी में जो है ये 20%, यानी 100 का जो है 20%, जो 20 रुपये हैं जो वो किस में चुकाती है, तो ब्याज अदायगी में चुकाती है। उसके बाद किस में चुकाती है, तो केंद्रीय योजनाएं में, जितनी भी योजनाएं वो केंद्र की होती हैं उसमें उसको बनाने के लिए 17% जो है चुकाती है। वही अगर बात करते हैं तो वही बात करते हैं अगर रक्षा की, तो इन्होंने कितना दिया है, तो 8% केवल। यानी रक्षा की बात करें, बहुत ही शर्म की बात है कि इन्होंने जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर रहते हैं, रक्षा करते हैं सभी देश को, तो उनके ऊपर केवल 8% इन्होंने खर्च करने की वो बात कही है, यानी देती है। और सब्सिडी में बात करते हैं तो 7% सब्सिडी के लिए है। अगर बात करते हैं कि सरकार खर्च करने के लिए कहाँ किस पे दिया है, तो हेल्थ जीडीपी पर, अपने पूरे हेल्थ सेक्टर में अपने जीडीपी का 2% इन्होंने खर्च करने को बोला है। यानी हेल्थ सेक्टर में जीडीपी, अपने पूरे जीडीपी का 2% जो है खर्च करने को बोला है। और वही एजुकेशन की बात करें तो अपने पूरे जीडीपी की यानी कि 2.9% केवल एजुकेशन पर खर्च किया गया। ये दो बहुत ही शर्म की बात है कि ये सरकार ने बहुत ही कम पैसे जो खर्च करने पर इसको करा है। जैसे कि पहले नंबर पे है रक्षा पे, क्योंकि रक्षा जो है हमारे देश की रक्षा करती है, इस पर अधिक से अधिक पैसे व्यय करने चाहिए। तो इन्होंने केवल 8% देखे हैं। और दूसरी जो है सेक्टर, जो दूसरा सेक्टर है वो एजुकेशन है, क्योंकि इस एजुकेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका जो है देश जो है विकसित होगा। तो वो उन्होंने एजुकेशन पर अपने पूरे जीडीपी का 2.9% जो है खर्च करने को बोला है। अब बात करते हैं कि व्यक्ति आयकर में राहत, इन्होंने जो व्यक्ति आयकर में राहत बोली थी, तो क्या बोली थी कि पहले क्या थी, 6 स्लैब थी, यानी पहले 6 स्लैब थी। तो 6 स्लैब से मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर 2.5 लाख रुपए हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर अब वही जो है इन्होंने सीतारमण ने बोला है कि जो है अब उन्होंने कितना स्लैब कर दिया, तो 5 स्लैब कर दिया गया। कितना स्लैब कर दिया गया, तो 5 स्लैब कर दिया गया। जिन्होंने अब बोला है कि 0.3 लाख पर, क्या पहले था कि 2.5 लाख तक 0% टैक्स पड़ेगा, लेकिन अब बढ़कर क्या हो गया है कि 0.3 लाख कर अगर आपकी 3 लाख तक इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर 3 से 6 लाख है तो आपका 5% टैक्स कर पड़ेगा। अगर वहाँ पे 6 से 9 लाख रुपए हैं, यानी 6 से 9 लाख रुपए हैं, तो आपको 10% टैक्स पड़ेगा। और अगर 9 से 12 लाख रुपए हैं तो आपको 12% टैक्स पड़ेगा। और अगर 12 से 15 लाख रुपए हैं तो उसमें आपको 20% टैक्स पड़ेगा। अगर आपका 15 से ऊपर है, एबव है, तो वहाँ पे आपको 30% टैक्स पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।